हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रीट। माय नेम इज गौरव एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं डीएलआर सेक्शन के रिलेटेड। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ मांग रहे थे कि भाई डीएलआर को एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए, कुल मिलाकर मेरा इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है। सो आई हैव बिन टीचिंग डीएलआर फ्रॉम अराउंड 10 years एंड मैंने अब तक जो भी सीखा है डीएलआर रिलेटेड एंड स्टूडेंट्स को जो सिखाया है, जिस बेसिस पे वो स्कोर्स अपना अच्छा ला पाए, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हेल्प से आप डीएलआर में काफ़ी अच्छे हो सकते हो, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में मार्क्स भी ला पाओगे। तो हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड बहुत सारे मिथ्स हैं जो उनको भी दूर करने का ट्राई करेंगे। एंड ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी ज़रूर जा सकता है, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको रिलीजियसली फॉलो करना एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोप बनेगा कि आप डीएलआर सेक्शन को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन जो वो बना लो। तो स्टार्ट करते हैं जी इस वीडियो के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वी टॉक अबाउट डीएलआर एज अ सब्जेक्ट, तो भाई साहब डीएलआर के अंदर हमारे पास में पहले से आपको पता रहे कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा या वो टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा या कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, तो उस चीज़ का तो गेम है ही नहीं कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए बहुत ज़्यादा। हाँ, 2-3 टॉपिक्स के लिए है कि जैसे गेम्स के लिए थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, सेट थ्योरी के लिए थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, बट वो ऐसा एक कॉन्सेप्ट नहीं है। वो काइंड ऑफ आपका सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं कि एक बार एक लेवल पर आपने सॉल्विंग करना स्टार्ट कर दिया, देन आप उसके बाद के क्वेश्चंस विद प्रैक्टिस अडेप्ट कर लोगे एंड सॉल्व करना स्टार्ट कर पाओगे। तो क्वांट्स जैसे यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो भाई साहब डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर रहेगा क्या? देखिए, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो है वो एक तो सॉल्विंग एबिलिटीज़ तो है ही है, और साथ ही साथ आपका टेम्परामेंट का भी गेम है कि आप टाइमर कंडीशन के साथ में कैसे चीज़ों को मैनेज है वो कर सकते हो। टाइमर प्रेशर में आप किस तरीके से बिहेव करते हो, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर चोक तो नहीं कर जाते एग्जाम सिनेरियो में, तो वो चीज़ों को टेस्ट करता है। क्वेश्चन सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा ही डेप्थ में जाकर ही टेस्ट करता है कि आपको क्या क्वेश्चन सिलेक्शन करना आता है या रेंडमली आप जो भी पजल पहले आया उसी को आप पिक करते हो। तो इस तरीके के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर मैं डीएलआर को एज अ टॉपिक एज अ सब्जेक्ट बात करूँ तो अराउंड हमारे पास में 40 मिनट्स का टाइम है। और एज ऑफ नाउ लास्ट ईयर का पैटर्न या लास्ट टू लास्ट ईयर का पैटर्न, हमारे पास में 5 पजल्स हैं जो हमें सॉल्व करनी है। वो मे बी इस ईयर कुछ चेंजेस हो जाए, मे बी 4 पजल्स हो जाए अगेन, मे बी 5 पजल्स ही हो, मे बी थोड़ा सा और सिनेरियो पे गेम चेंज हो जाए। बाय द वे, इस ईयर आई एम इंदौर पेपर सेट करने वाला है जो आईपी मैट का भी पेपर बनाते हैं, और आई एम इंदौर इज नोन टू फॉर्म अ पेपर जो कि एप्टीट्यूड ओरिएंटेड रहता है, रीजनिंग ओरिएंटेड रहता है। बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल तरीके से चलने वाला पेपर का होने का सिनेरियो कम है। तो आपको डेप्थ में जाकर कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा सो दैट उनकी एप्लीकेशन आपको आता हो। एंड डीएलआर में आप कन्वेंशनल सेट्स जैसे कि कोर अरेंजमेंट्स के पजल्स आ गए या डीआई चार्ट्स का कोर चार्ट्स का पजल आ गया, वो आने का स्कोप थोड़ा कम है। रीजनिंग ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा जो देखने में अटपटी लगे, एक्चुअल में उतनी शायद ना हो। रीजनिंग बेस्ड डीआई में बहुत कुछ आता है। डीआई केसलेट्स हो गए, डीआई चार्ट्स जैसे रडार चार्ट एक टाइम पर आया था, कैंडल चार्ट एक टाइम पर आया था, तो कुछ अलग आने का स्कोप बनता है। तो प्रैक्टिस थोड़ा वास्ट होना चाहिए। अब इसको साइड पे रखते हैं क्योंकि ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, 5 पजल्स का सिनेरियो बन रहा है, अब कंफर्म नहीं है बट एक आइडिया, 5 पजल्स अगर बनते हैं तो अपने पास में 5 क्वेश्चंस वाले 2 पजल्स बन रहे हैं। ये रिसेंट पैटर्न जो चल रहा है, चेंज भी हो सकता है, बट अगर हम उसी को एक आइडियल सिनेरियो मान के चलें तो अपने पास में कुछ ये सिनेरियो पे पेपर बन रहा है जी, 5-5 वाले 2 पजल्स एंड 4-4-4 वाले 3 पजल्स, जिनमें ये पैटर्न नोटिस करा गया है कि 4 वाले जो क्वेश्चंस वाले पजल्स रहते हैं, दोज आर स्लाइटली ईजियर देन दोज विद द 5 क्वेश्चंस ईच। थोड़ा सा ईजी, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, बट थोड़ा सा ईजियर साइड पे रहते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में आता है, यार अगर टोटल 5 पजल्स आ रही है, 40 मिनट्स हैं, तो इट मीन्स दैट 8 मिनट्स पर पजल। यार ये तो बहुत ही कम है, और मेरा जो क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम लगता है, मुझे तो यार 12 मिनट लग जाता है, मुझे 15 मिनट लग जाता है, मुझे 18 मिनट लग जाता है, मुझे 20 मिनट लग जाता है, या शायद उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यार मैं 8 मिनट पर पजल पे कैसे चीज़ें हैंडल कर पाऊंगा? तो देखिए, ये बहुत ही डर स्टूडेंट्स के अंदर बैठा होता है क्योंकि मिसकंसेप्शन है, मिथ्स हैं, उनको नहीं पता है अंदर का सिनेरियो। तो मैंने लास्ट ईयर के कैट 2025 में जो हमारे ईजी के स्टूडेंट्स थे, उनका एक डेटा पिक करा है। बहुत हाई परसेंटाइल्स का, 99 परसेंटाइल्स का, 98 परसेंटाइल्स, 95 परसेंटाइल्स, 90 परसेंटाइल्स, 85 परसेंटाइल्स का मैंने डेटा पिक करा है, सो दैट आपको रियलिस्टिकली आइडिया लग जाए कि यार 5 पजल्स अगर आ रही है तो उनमें से कितनी पजल्स कितने लोग कर पाते हैं और कट ऑफ्स का सिनेरियो क्या रहता है।
जो भी ये स्कोर्स होंगे ये स्केल्ड स्कोर्स हैं, ये फाइनल जो कैट का रिजल्ट आउट हुआ ये वो स्कोर्स हैं। अब स्केलिंग क्या होता है दैट इज़ अनदर टॉपिक, उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में बात करना होगा तो वो अलग वीडियो का सिनेरियो रहेगा। इस वीडियो में हम उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। सबसे पहला स्कोर कार्ड आपके सामने ये रहा। अगर आप इस स्कोर कार्ड को देखें तो अराउंड अपने पास में क्वेश्चंस आ रहे थे 5-5 वाले 2 पजल्स और 4-4 वाले 3 पजल्स, तो टोटल 22 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ये हुए, तो टोटल 22 क्वेश्चन आ रहे हैं। आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस कोई स्टूडेंट है जिसका 50.81 परसेंटाइल 50.81 स्केल्ड स्कोर बनाए, मतलब करेक्टली इन्होंने सॉल्व किया होगा अराउंड 50 मार्क्स के आसपास और स्केलिंग होकर स्कोर बढ़ा होगा, या फिर इन्होंने 53-54 स्कोर करा होगा और स्केलिंग होकर स्कोर 1.21 मार्क्स नीचे गया होगा। तो हम ये पकड़ कर चल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 17 क्वेश्चंस करेक्ट कर दिए किसी ने, तो वो पहुंच चुका है 99.99 परसेंटाइल्स पे, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है जी। ठीक है जी, बहुत बड़ा नंबर है। सिमिलरली थोड़ा सा और नीचे जाने का ट्राई करते हैं। 43.22 पे आप देख पाओगे कि यार डिफरेंस जो है 50.81 से सीधा डिफरेंस आ गया 43.22 पे, और परसेंटाइल सिर्फ और सिर्फ 0.04 परसेंटाइल्स नीचे गया है 99.95 परसेंटाइल्स। मैंने बाकी की डिटेल्स हाइड कर दी, जिनका कोई काम नहीं था। हमारा वो मोटिव है ही नहीं वो पकड़ना। हमारा मोटिव ये है कि यार थोड़ा सा परसेंटाइल्स के बारे में सोचना कि कितना स्कोर लाने पे क्या सिनेरियो बन जा रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 14 क्वेश्चंस करेक्टली करने पे स्टूडेंट्स जो हैं वो 99.95 परसेंटाइल पे पहुंच गए हैं, मतलब 3 पजल्स जिसमें उन्होंने 5-5 वाले 2 पजल्स और एक 4 वाला किया हो सकता है, या फिर 4-4 और 5 वाला एक और इंडिविजुअली एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा किसी और पजल से एक्सट्रैक्ट किया होगा। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। 43.62 पे 99.95 परसेंटाइल्स का सिनेरियो बना। एक परसेंटाइल पे मल्टीपल स्कोर्स रहेंगे, क्योंकि अगर 3 लाख लोग पेपर दे रहे हैं तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट कुछ स्टूडेंट सेम परसेंटाइल पे रहेंगे ही रहेंगे। तो इनका 43.22 है, 43.62 है, लेकिन परसेंटाइल जो है वो दोनों का सेम बना। और देखिए अगर हम और नीचे जाने का ट्राई करते हैं 99.93 परसेंटाइल्स पे, 41.89 स्केल्ड स्कोर पे 99.93 परसेंटाइल्स जो है वो बना। तो आप अब और समझ पा रहे हो गया यार 41 मार्क्स इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट अपने पास में टोटल जो है वो 13 to 14 की रेंज में क्वेश्चंस हैं। 99.93 परसेंटाइल्स का सिनेरियो बन रहा है। और नीचे चलते हैं 38.23 मतलब 13 क्वेश्चंस पे 99.84 परसेंटाइल्स का सिनेरियो बन रहा है। अराउंड 3 पजल्स के ऊपर 99.84 बन रहा है। और नीचे चलते हैं 33.90 पे 99.57, मतलब 11 क्वेश्चंस अगर आप करेक्टली कर रहे हो तो रफली 2.5 पजल्स पे आपका 99.57 परसेंटाइल्स बना है लास्ट ईयर। ठीक, और ये स्केल्ड स्कोर है, ये +-1-2 हुआ होगा स्टूडेंट्स का, तो उस हिसाब से स्केल्ड स्कोर के अकॉर्डिंगली 99.57 परसेंटाइल्स बनता है। हम और नीचे चलते हैं 31.05 पे 99.21, मतलब क्या है कि 10 क्वेश्चंस करेक्टली करने पे 2 पजल्स पूरे, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, या फिर 5-5 वाले 2 पजल्स। देन और नीचे चलते हैं 29.91 पे 99.06, मतलब अराउंड 9 क्वेश्चंस करेक्टली करने पे 99.06 परसेंटाइल्स का सिनेरियो बन रहा है 99.06। और नीचे चलते हैं 28.23, बहुत मार्जिनल स्केल्ड स्कोर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और परसेंटाइल में डिफरेंस देखो कितना बड़ा आ जा रहा है। पिछला स्कोर देखो 29.91, मतलब एक क्वेश्चन जो बंदा 27 मार्क्स पे है और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेक्ट करके अगर कोई पर्सन 30 मार्क्स पे है तो उनकी परसेंटाइल्स में कितना बड़ा डिफरेंस है आपको नजर में आ रहा होगा। 29.91 पे बंदा 99.06 पे है, और 28.23 पे पर्सन 98.56 पे जा चुका है। तो एक सिली मिस्टेक कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, उसका वैल्यू का आपको आइडिया लग रहा होगा। और नीचे चलते हैं 25.95 पे 98 परसेंटाइल जो बन रहा है, तो रफली 8.5 क्वेश्चन करेक्टली, मतलब 8 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए, या थोड़ा सा स्केलिंग से हेल्प मिल गया, या 9 क्वेश्चन करेक्टली करे और थोड़ा सा स्केलिंग से नीचे चला गया, तो अराउंड 25.95 पे आप 98.04 परसेंटाइल्स पे पहुंचे हो लास्ट ईयर। देन और आगे चलते हैं 24.80 पे 97.49 परसेंटाइल्स, हाँ जी। और आगे चलते हैं 24.58 पे 97.07 परसेंटाइल्स, मतलब 97 परसेंटाइल्स 8 क्वेश्चंस करेक्टली करने पे बन जा रहा है 97। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि आपने 2 ही पजल्स पिक करे 4-4 वाले, मतलब रफली आपने 20 मिनट्स पर पजल टाइम इन्वेस्ट करा वो पजल्स के ऊपर जो कि थोड़ा सा ईजियर है 4-4 वाले, ठीक है। और 8 क्वेश्चंस लाकर आप 97 परसेंटाइल्स पे रीच कर जा रहे हो DLR सेक्शन के अंदर। और आगे चलते हैं 22.06 पे 96.13 परसेंटाइल्स, मतलब आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि अराउंड 97% ऑफ द स्टूडेंट्स
दो पजल्स सॉल्व नहीं कर पा रहे, दो पजल सॉल्व नहीं कर पाए लास्ट ईयर 97% ऑफ द स्टूडेंट्स। और आगे चलते हैं जी, 21.16 मतलब ये है कि 7 क्वेश्चंस करेक्टली करने पे आपका 94.87 परसेंटाइल बन रहा था। मतलब आप कह सकते हो अराउंड 95% ऑफ द स्टूडेंट्स का दो पूरे पजल्स भी करेक्ट नहीं है, एक क्वेश्चन गलत है, नीचे है। और आगे चलते हैं 16.67 पे अराउंड कितना 5 से 6 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन करेक्टली करने पे आप पहुंच चुके हो 90 परसेंटाइल्स पे। मतलब आप ये समझ पा रहे होगे 1.5 पजल 90% ऑफ द स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हो पाया। और ये हर ईयर का सिनेरियो है। लास्ट टू लास्ट ईयर डीएलआर बहुत इजी गया, तब भी ड्रास्टिक बहुत बड़े चेंजेस नहीं आए थे, तब 2 क्वेश्चन का एडवांटेज हुआ, तो 1 to 2 क्वेश्चन का डिफरेंस क्रिएट हुआ, एक्स्ट्रा कर लिए थे लोगों ने क्योंकि पेपर बहुत ईजी था। अदरवाइज 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करना 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के बस का नहीं रहता डीएलआर सेक्शन में। और नीचे चलता हूं भाई, 12 मार्क्स हैं जी, एक ही पजल की हम बात कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन वाला एक पजल 80.84 परसेंटाइल बना है। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि भाई अगर एक पजल की मैं बात करूं तो एक पजल भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स मतलब 80% ऑफ द स्टूडेंट, अगर 3 लाख लोग बंदा पेपर दे रहा है तो 2,40,000 लोग ऐसे हैं जिनका एक पजल भी पूरा सॉल्व नहीं हो पा रहा। और हम लोग कहते हैं कि यार टाइम बहुत कम है, हमारे पास में 8 मिनट्स पर पजल है जी एग्जाम के टाइम पर सॉल्विंग करने का। ठीक है जी, तो मेरा मोटा गेम जो यहाँ पे आपको समझाने का था ये है कि भाई आप 5 पजल्स को टारगेट नहीं करने वाले हो, आप कम पजल्स को टारगेट करने वाले हो और आपका टारगेट बढ़ता जाएगा विद योर सॉल्विंग एबिलिटीज। जैसे जैसे आपका स्कोर बढ़ेगा, आपकी एबिलिटीज डेवलप होंगी और ज़्यादा आप फाइन ट्यून कर लोगे अपनी सॉल्विंग स्किल्स को, तो आपके टारगेट्स बड़े होते जाएंगे। स्टार्टिंग टारगेट हमारा 5 पजल्स नहीं होगा, स्टार्टिंग टारगेट हमारा 1 से 2 पजल होगा। जब हम 1 से 2 पजल्स में कंफर्टेबल हो जाएंगे तो हम 2 से 3 पजल पे जाएंगे, फिर 2 से 3 से हम 3 से 4 का सोचेंगे, बट उसके लिए हमें लेवल डेवलप करना पड़ेगा। तो हमारे लिए अभी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि यार 80% ऑफ द स्टूडेंट्स तो एक पजल भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ में नहीं फंसना चाहता हूँ, एक पजल यार अगर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा तो मतलब डीएलआर तो मुझे आता ही नहीं है यार। अब अगर डीएलआर नहीं आता तो भाई उसका रास्ता क्या है? देखिए उसका रास्ता बहुत सिंपल है, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और डट के पजल्स को सॉल्विंग करने के पीछे लग जाइए। अब सॉल्विंग करने से पहले अगर तो आप बिगिनर हैं तो मैं बिगिनर के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर देता हूं। तो बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा क्लास करिकुलम को एक बार फॉलो करना पड़ेगा। क्लास करिकुलम में थोड़ा डेप्थ में जाकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी क्लासेस के एग्जांपल दूं तो मैं पहले आपको सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप कराने के पीछे चलूंगा कि थोड़ा बहुत आपको पेन चलाना आ जाए, डीआई को लेकर भी, एलआर को लेकर भी, एंड इवेंचुअली उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम पर क्या बेस्ट वेज ऑफ सॉल्विंग है उसके ऊपर भी काम साथ साथ में किया चला जाए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डीएलआर को लेकर। तो भाई साहब एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, सॉल्विंग करने बैठिए। और सॉल्विंग करते टाइम ना ये मत सोचिए कि यार एक पजल मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं इसको 1 आवर तक ही टाइम इन्वेस्ट करूंगा। आपका कोई बाउंडेशन नहीं है, 2 आवर आपका कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका 3 आवर कोई बाउंडेशन नहीं है। टेक एनफ टाइम, जितना टाइम है अवेलेबल आपके पास में आप टाइम दो, अपनी सॉल्विंग एबिलिटीज़ को एनहांस करो। आपको पेन चलाना आ जाए, पेन चलाने से मेरा मतलब होगा कि आपसे सॉल्विंग होना स्टार्ट हो जाए। वो अगर कोई पजल आ रहा है तो आपसे टाइमर में सॉल्व होना इज नॉट आवर पॉइंट एज ऑफ नाउ। हमारा टारगेट ये है कि यार मुझे सॉल्व करना आना चाहिए। आई शुड बी एबल टू सॉल्व एनी पजल, कोई भी पजल आ जाए यार मैंने पिक करा, आई शुड बी एबल टू सॉल्व इट। मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अभी मैं उस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हूँ कि मुझसे ना सॉल्व होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, टाइमर में ना सॉल्व होना एक बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है जिसको मैं विद प्रैक्टिस हैंडल कर लूंगा। बट अगर मुझे सॉल्विंग नहीं आता तो वो मेरे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी आपके पास, आप सिर्फ जून में हो यार, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीना बचा है, तो आप इतना टाइम दे सकते हो। ऐसा करने में शायद ऐसा हो कि आप बहुत ज़्यादा पजल उस पर्टिकुलर वीक में ना कर पाओ, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप इतना टाइम दे रहे हो तो वो आपकी सॉल्विंग एबिलिटीज़ को डेवलप कराने में हेल्प करेगा एंड इवेंचुअली आपका डीएलआर सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पहला टास्क ये है कि आप कोई भी टेस्ट देते हो, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, कोई भी आप सेक्शनल दे रहे हो, कुछ भी आप सॉल्व करते हो, अगर आपसे वो टाइमर के अंदर सॉल्व नहीं हुआ दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना होगा कि भाई अगर टाइमर ओवर हो गया, मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाया, इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता टिल द टाइम आई डू नॉट सॉल्व इट ऑन माई ओन। जब तक चाहे उसका सोल्यूशन अवेलेबल है, बट आपको अपने आप को समझा लेना है कि इसका सोल्यूशन अभी एग्जिस्ट नहीं करता, जब तक इसको मैं खुद से सॉल्व नहीं कर लेता तब तक मैं इसका सोल्यूशन रेफर नहीं करूंगा। एंड वो एटीट्यूड को अगर आपने मेंटेन करके रखा तो आपको शायद 100 पजल्स इनफ होंगी
आपका DLR डेवलप करने के लिए। एक चीज़ बोला जाता है यार 400 पजल्स कर लो, 500 कर लो, 800 कर लो, 1000 कर लो, तब जाकर आपका DLR सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप होंगी। मेरा ये मानना है कि अगर आप 5000 पजल्स भी सॉल्व कर रहे हो, बट अगर आप सेल्फ सॉल्विंग के थ्रू सॉल्व ना करके सोल्यूशंस को हिंट लेकर कर रहे हो, तो आप कतई इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, भूल जाओ। मैंने देखे हैं बच्चे ऐसे, कितनी कॉपीज उन्होंने फिल कर दी, बट DLR में उनका परसेंटाइल 50 भी क्रॉस नहीं हुआ। रीजन सिंपल सा, सोल्यूशन देख कर भाई कोई फायदा नहीं है। ये आपका हिंदी नहीं है स्कूल का, या कोई लैंग्वेज लिटरेचर का एग्जाम नहीं है कि आपने वो पढ़ लिया, रट लिया और वही एग्जाम में आकर आपने सॉल्व कर दिया। ये ब्रेन को शार्प करने का सिनेरियो है, और ब्रेन का शार्पनेस तभी इंक्रीज होगा जब आपने एक्चुअल में उसके अंदर टाइम दिया होगा। ब्रेन को ट्रेन करना तभी काम करता है अगर आप नए पजल्स में कुछ अपना सोचो एंड लगा पाओ। आपने खुद सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप सोल्यूशन जरूर रेफर करिए कि यार जिस बंदे ने ये पजल बनाया या जिस बंदे ने पजल डाला, उसके सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या आपसे वो मेल खाता है, या उसका सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। अब अगर उसका सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है, तो आपको ये भी एनालाइज करना है कि यार इस बंदे का सॉल्विंग एबिलिटी मेरे से ज्यादा बेटर था इस पजल के लिए, या मेरा वाला मेथड ज्यादा बेटर है। ये भी जरूर एनालिसिस करना है। भाई सामने वाला पर्सन कोई भगवान नहीं है। अगर मैं अपनी भी बात कर रहा हूं तो मैं कभी सॉल्विंग करूंगा तो शायद मेरे बेस्ट पॉसिबल मेथड ना निकल कर आए। मेरा जब क्वेश्चन को पढ़ा और मेरे दिमाग में जो फर्स्ट इंस्टेंस आया, मैंने उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। अब बाय चांस वो मोस्ट एफिशिएंट तरीका नहीं था, बट आप जब सॉल्व कर रहे हो, आपने इतना एम्फेसिस दिया, आपने बेस्ट पॉसिबल उसमें से पॉइंट्स ढूंढ लिए और आपने मुझसे भी बेटर कर दिया, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको इससे और ज्यादा खुशी मिलना चाहिए कि यार मैं जैसे सीख रहा था, मैंने उससे भी बेटर मेथड लगा दिया। और हम खुद सीख रहे हैं यार, हम भी DLR में कोई ये नहीं हो गया कि भाई अपने को सब कुछ ही आ गया। रोज नया कुछ सीखने का ट्राई करते हैं, मेहनत करते जा रहे हैं। हम अपने एंड पे कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को बेस्ट पॉसिबल वे में गाइड कर पाए। स्टूडेंट अपने लिए मेहनत करता है कि यार मुझे अपना स्कोर बढ़ाना है, तो अपना एफर्ट्स डालते जाइए। आपका मेथड क्या है सॉल्विंग का, वो जरूर चेक करिए सॉल्यूशंस को रेफर करते टाइम, बट उससे पहले आपका खुद का सॉल्विंग हो चुका होना चाहिए। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ये बेस है, ये DLR का बेस है कि इसके बिना आप आगे बढ़ने का कतई मत सोचिए। सेल्फ सॉल्विंग करना, पहले करिकुलम की क्लासेस करना, थोड़ा सा सॉल्विंग सीखना, उसके बाद में टाइम देना, सॉल्व करना, और फिर टीचर के मेथड्स के साथ खुद को अलाइन करने का ट्राई करना कि मेरा मेथड या तो टीचर से बेटर हो, अगर खराब है तो टीचर के मेथड से मैं सीखूं और मैं आगे बढ़ जाऊं। ये आपका बेस प्रोसेस है आगे बढ़ने के लिए, इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। ठीक है जी, ये आपका बेस वाला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं जी पेपर को अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजी। पेपर अटेम्प्टिंग का गेम कैसे चलता है। आप अगर कोई टॉपिक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो उसका क्या सिनेरियो रहेगा। टॉपिक टेस्ट में अगर तो एक ही पजल है तो इट इज़ वेरी सिंपल भाई, जो भी टाइम है आपको उस पजल पे लगाना है, उसके क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करनी है एंड आगे बढ़ना है। बट इफ देयर आर मल्टीपल पजल्स तो फिर क्या होगा जी। तो आपके सामने ये स्लाइड है जी, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपका 40 मिनट्स के अंदर 5 पजल्स टारगेट नहीं है। 40 मिनट्स के अंदर वो पजल्स आपके टारगेट हैं जो आपके पाले की हैं। पाले के मतलब क्या है कि आपको एक बार के लिए पेपर को स्किम करना पड़ेगा, जिसमें आप सारे के सारे पजल्स को फास्टली गो थ्रू करोगे। सारे के सारे पजल्स को आप डीपली रीड नहीं करोगे कि एक एक लाइन आप रीड कर रहे हो। जस्ट लेना है आपको कि यार ये पजल किस टाइप का है, लेंथ कितना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट कैसी है, एक ओवरव्यू लेना है। और ये काम अभी 2-3 मिनट्स में नहीं होगा, ये काम स्टार्टिंग में आपका 4 to 5 मिनट्स ले जाएगा। बट विद प्रैक्टिस, विद मोर एंड मोर पजल्स आप जो सॉल्व करते जाओगे, ये टाइम आपका 2-3 मिनट्स में आ जाएगा। एंड कई बार ये टाइम पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसा आया है, 1 to 2 मिनट्स भी रह सकता है। अगर पेपर नॉर्मल बना हुआ तो 1 to 2 मिनट्स में ही आप पूरा का पूरा पेपर जो है वो एक बार में छान लोगे। अब आपने एक बार व्यू ले लिया कि यार ये पेपर में कैसे कैसे पजल्स आए हैं, 5 पजल्स हैं, कैसी कैसी हैं। आप अपना एक अटेम्प्ट ऑर्डर जो है वो फाइनलाइज करोगे, पैराजंबल की तरह नहीं। जैसे 5 पजल आपने सोचा पहले 2 करूंगा, फिर 1 करूंगा, फिर 3 करूंगा, फिर 5 करूंगा, फिर 4 करूंगा, ऐसा ऑर्डर नहीं बनाना है आपको। आपका अटेम्प्ट ऑर्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पजल्स के लिए होगा, या शायद एक ही पजल आप पिक करो कि यार ये पजल है ऐसा जिसको मैं डेफिनेटली अभी सॉल्व करना चाहूंगा, या शायद आप 2 पिक कर लो कि यार पहला पजल मेरा ये है, सेकंड पजल मेरा ये होगा, उसके बाद का बाकी के पजल्स को बाद में देखेंगे। ये बिल्कुल स्टार्टिंग का प्रोसेस है, जब आप DLR जस्ट सॉल्विंग करना शुरू किए हो, आपसे सॉल्विंग नहीं होता ज़्यादा। 1 to 2 पजल्स आपको रखना है, पूरा पेपर छाना और देखा यार कौन सी पजल ऐसी हैं जो मुझे लग रहा है मेरे स्ट्रॉन्ग जोन की है, मैं कर पाऊंगा, मैं उन्हीं को सॉल्व करूंगा और थोड़े से मार्क्स बनाऊंगा। ये अप्रोच बहुत ही खतरनाक है। जो लोग पजल 1 आया, पजल 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर पजल 2 पे गए, सॉल्व हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो पजल 3 पे गए। ये काम मत करना। ऐसा करने से अगर पजल 4 और 5 इजी होगा तो वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, या पहुंचोगे तो टाइम बहुत कम रह चुका होगा। तो भाई साहब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला सिनेरियो आपका बन जाएगा। टाइम बचेगा नहीं, आप सोचोगे यार मैंने तो मिस कर दिया और बाकी जनता ने कर लिया होगा, तो वो काम नहीं होना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, और कंफर्ट जोन क्या है ये तभी पता चलेगा जब अच्छे खासे पजल्स आप सॉल्व करिए बैठे हो।
आपने मल्टीपल पजल्स लगाई हो, थोड़े अच्छे लेवल का सेल्फ सॉल्विंग डेवलप करा हो, तब जाकर आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी पजल आपके कंफर्ट जोन की है, कौन सा पजल आपके लिए डुएबल है, कौन सा पजल आपके लिए डुएबल नहीं है। देन थर्ड आता है जी अपना ईजीएस्ट सेट स्टार्ट करिए। उसके पीछे का रीज़न बहुत ही बड़ा है। उसके पीछे का रीज़न ये है, अगर आपका एक पजल विद इन 10 मिनट सॉल्व हो गया तो भाई साहब मज़े आ जाएंगे। 40 मिनट्स में, फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर आपका पहला पजल बन गया ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो नेक्स्ट लेवल पर शूट कर जाएगा। टेंशन बहुत कम हो जाता है, जितना कम टेंशन उतना ही अच्छा करने का स्कोप बढ़ जाएगा। तो पहला पजल ईजीएस्ट पिक करो जो आपको पता है यार ये मैं डेफिनेटली बना लूंगा। 10 मिनट में नहीं तो 15 मिनट में बन जाए कोई बात नहीं, 15 नहीं तो 20 मिनट में बन जाए कोई बात नहीं, अभी के लिए जायज़ है, अभी इतना टाइम आप ले सकते हैं, करो सॉल्व। एग्जाम में जब पजल सॉल्व होगा ना, उसका जो नशा है ना वो अलग ही लेवल का है। आप विदाउट टाइमर जितने मर्जी सॉल्व कर लो, टाइमर के अंदर जब धक धक हो रहा है, टाइमर खटखट चल रहा है सामने, तब आप अगर एक पजल बना लेते हो ना तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। जो स्टूडेंट्स पूछते हैं यार आप हर ईयर कैट अपीयर करते हैं, डीएलआर में क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्यों जाते हैं, वो फीलिंग लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार प्रेशर के अंदर हम कितना लेवल तक सॉल्विंग जो है वो सीख सकते हैं और बच्चों को उस अकॉर्डिंग कैसे बता सकते हैं। तो इसीलिए वो पेपर देखना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस जिस भी सेट में आता है उसको सॉल्व करिए, आपका कॉन्फिडेंस उससे बूस्ट होगा, बहुत ही बड़ा आपको हेल्प वहाँ पर मिल जाएगा। और आपका फर्स्ट 10 मिनट्स जो है ना वो पूरे पेपर की टोन सेट कर देता है कि आपका पेपर पूरा धक 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 में निकलेगा या थोड़ा सा काम आप हो पाओगे और अपना बेस्ट पेपर के अंदर दे पाओगे। अगर आपका स्टार्ट अच्छा हो गया तो बहुत हाई चांसेस है आप क्वांट संभाल लोगे अगर आप पढ़कर गए हो। अगर आपका डीएलआर बिगड़ा तो काफ़ी लोग उसका असर क्वांट्स पे भी आने देते हैं और वो मैनेज नहीं कर पाते, इतना प्रेशर उनके लिए क्रिएट हो जाता है। अब आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 7 मिनट रूल, ये ध्यान रखिएगा, अभी के लिए 5 to 7 मिनट्स है, धीरे धीरे टाइम कम होगा। पहले आपको 5 से 7 मिनट लगाना है एक सेट के ऊपर। आपने सिलेक्ट करा कि यार ये मेरा फर्स्ट पजल होगा जिसको मैं सॉल्व करना चाहूँगा, आपने उसके ऊपर टाइम दिया एंड उससे आपका अगर सोल्यूशन नहीं निकल कर आ रहा तो आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। आपको उसमें प्यार में नहीं पड़ जाना है कि भाई साहब तू ही मेरा जो है वो जान है, उसी के साथ मेरा प्यार है, उसी के साथ मेरा शादी है, उस पजल के साथ आपको मैरिज नहीं करना है। भाई नहीं सॉल्व हो रहा, नई चीज़ें वर्कआउट कर रही, कोई बात नहीं यार, 5 से 7 मिनट गए कोई बात नहीं। अगर यही 5 से 7 मिनट की जगह पर 15-20 मिनट निकल जाएंगे तो वो बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इट इज़ बेटर ये समझना कि अगर वो पजल सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, और सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है ये कब पता चलेगा, उसके लिए भी अच्छे खासे पजल सॉल्व किए होने चाहिए सो दैट आपको एक टोन समझ में आ जाए कि वो पजल उस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में उसका फाइनल आंसर आएगा या नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो इट्स हाई टाइम कि 5 to 7 मिनट्स में भाई साहब टाटा बाय बाय करो उस पजल को और नेक्स्ट पजल के ऊपर मूव करो। देखते हैं अब दूसरी पजल जो मैंने सेलेक्ट करी है वो मेरे लिए डुएबल है या नहीं है। इससे आप जो डेंजरस लेवल पे मार्क्स आ जाते हैं ना स्टूडेंट्स के, डेंजरस लेवल एज इन कि भाई माइनस में मार्क्स चले गए, 0, 1, 2 टाइप के मार्क्स रह गए, वो वाला सिचुएशन जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ पे जरूर एम्फेसिस देना कि अगर एक पजल नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, समझाना अपने आप को नहीं हो पा रहा कोई नहीं, कोई और पजल ढूंढते हैं और सॉल्व कर लेंगे। और एक चीज़ हर बार के लिए याद रखना, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो तो अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे ना तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उस पेपर के पजल्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है सो दैट आप अपने टारगेट्स कि कितने पजल्स मुझे सॉल्व कर लेने आज के पेपर में वो डिफाइन कर पाओ। अब सेम सेट पे लगे रहो, सॉल्व हो नहीं रहा, जिद करके बैठ गए भाई करके रहूँगा करके रहूँगा करके रहूँ, कोई फायदा नहीं है। ऐसे करने से आप बहुत सारे सेक्शनल्स और मॉक्स खराब करोगे एंड अगर वही हैबिट आपका जम गया तो कैट भी इसी वजह से खराब करोगे। एक और बात मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर देता हूँ, मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को ये घपला करते देखा है। वो घपला क्या है, आपका एक LRDA सेक्शनल स्टार्ट हो गया या कोई मॉक आप दे रहे हो आपका स्टार्ट हो गया, आप उसको दे रहे हो, आपके 10-12 मिनट निकल गए, आपसे कुछ सॉल्व नहीं हुआ, तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर एक क्रॉस का बटन रहता है, क्रॉस पे क्लिक करते हो, टेस्ट को बंद करे यार कल देखूंगा, आज नहीं, आज तो कुछ नहीं हो रहा मुझसे, बहुत टेंशन में आ गया हूँ, आज बंद करता हूँ चले जाऊँगा। भाई ये आज जो आपने एग्जिट बटन क्लिक कर दिया ना, कैट में आपका फिर से यही कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। आपका मन करेगा यार इस स्क्रीन को मैं बंद करूं, थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगा, तब आप कर नहीं पाओगे। तो ब्रेन को आदत डालो, एग्जॉस्ट हो चुका है, बुरी हालत है, बैंड बजी हुई है, फिर भी पेपर में 40 मिनट तक सर्वाइव करना, उस सेक्शन का फाइट मारना कि और करूंगा करूंगा करूंगा, सॉल्व करके रहूंगा जो मर्जी हो जाए, वो वाला लॉजिक आपको रखना है अपने अंदर। एक पजल नहीं हो रहा दूसरा पजल, दूसरा नहीं तीसरा पजल, मुझे सॉल्व करना है यार। मैं हार के नहीं बैठ जाऊंगा कि यार कुछ नहीं हो रहा यार, अब तो यार क्वांट ही बचाए भाई, DLR में तो कुछ नहीं होगा। बहुत ही खराब सिचुएशन है, आपको फाइटर की तरह वो पेपर देना है यार। ये सिचुएशन में नहीं कि नहीं सॉल्व हो रहा चलो बैठ गए यार आराम से, अब शांति से बैठते हैं, क्वांट आएगा या पेपर जब ओवर होगा तब देखेंगे, वो सिनेरियो पे आपको नहीं चलना है। ईगो को डिसाइड कर लिया जी मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा, ना भाई ना। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। आपको अरेंजमेंट्स का कोई पजल आया, कैट का हिस्ट्री है कि अगर वो प्योरली अरेंजमेंट्स बेस्ड पजल डालता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है।
तो अगर अरेंजमेंट्स का पजल आया, आपके मन में आ गया यार अरेंजमेंट्स का है, मेरा तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मैं तो करके रहूंगा, क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट, भाई नहीं होगा ना। तो इट इज़ बेटर कि अगर कोई और टॉपिक का पजल है जो शायद आपके लिए फेमिलियर नहीं बट ईजी है, आप वो करो यार। आपको फेमिलियर है बट डिफिकल्ट है लेकिन मुझे तो करना है, वो लॉजिक पे आपको बिल्कुल भी नहीं चलना होगा। 15+ मिनट आपने एक सेट पे इन्वेस्ट कर दिया, आपसे सॉल्व हो नहीं रहा था, फिर भी आप लगे पड़े हो हम तो होंगे कामयाब, एक दिन वाला सिनेरियो, वो एटीट्यूड बहुत खराब है, उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको एक मैनेजमेंट एस्पिरेंट की तरह ही सोचना होगा कि यार मैं इस पेपर को कैसे मैनेज करूं, इसमें से मैं मैक्सिमम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स, वो मुझे एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करना है। जितना टाइम खराब करोगे कॉन्फिडेंस टूटेगा, डीएलआर तो गया ही गया, क्वांट्स में भी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। अब अपना स्मार्ट अप्रोच क्या है जी, आप सेट को मार्क कर लो, स्किप कर दो यार, ठीक है अभी नहीं सॉल्व हो रहा, पहले बाकी पजल्स देख लेता हूँ, अगर कहीं कुछ और मिलता है तो उसको सॉल्व करूंगा, अगर कुछ नहीं मिलता तो वापस आ जाऊंगा, इसमें कोई बात नहीं। नेक्स्ट दूसरे सेट पे मूव कर जाना, अगर एक सॉल्व नहीं हो पा रहा, बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से कई बार क्या होता है, आप एक पजल का एक पॉइंट नज़रअंदाज कर चुके हो, आपको पता नहीं चल रहा, आप नया पजल करोगे, आपको वो पॉइंट्स क्लिक होंगे, आप नया पजल सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज एक ही पजल पे आपका सारा टाइम चला जाएगा। अगर टाइम बचता है तो जो पजल को आपने लीव करा था उसके ऊपर वापस आकर दोबारा से टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। और बहुत सारे टॉपर्स यार ऐसा करते हैं कि पहली बार में नहीं बना, बाकी पूरा पेपर छान मारा, वहाँ पर कुछ नहीं मिला काम का, तो दोबारा से उस पजल पे वापस आए और सॉल्व कर लिया। अपना कॉन्फिडेंस बचाएं और अपना स्कोर बढ़ाएं, और ये स्कोर जो आपने अपना बढ़ाया होगा डीएलआर का कॉन्फिडेंस बढ़ाकर, ये आपको क्वांट्स में भी हेल्प करेगा इन द लॉन्ग रन, जब आप एक्चुअल एग्जाम या मॉक्स देने बैठोगे। देन स्मार्ट स्किपिंग इज अ स्किल नॉट अ फेलियर। ये मत समझना कि यार आपका टॉपिक का क्वेश्चन आ गया तो आपको करना ही करना है, ये बिल्कुल हैबिट मत डेवलप करो। सिंपल सोचो यार अगर ये नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कुछ और ढूंढता हूँ, पेपर में जो डुएबल होगा, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट शायद ढूंढ के सॉल्व कर लेंगे, मैं वो वाले पजल्स को ढूंढकर सॉल्व कर लूँ, सो दैट मेरा परसेंटाइल कट ऑफ का कोई दिक्कत आने का चांस बने ही ना। अब चलते हैं आगे, एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। पेपर अटेम्प्ट के बारे में हमने बात कर लिया, एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। भाई साहब अपना जब एनालिसिस स्टार्ट होगा तो जो मैंने थोड़ी देर पहले बात बताया था वही चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल है कि ये खती मत सोचना कि उस पजल का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर आपसे वो टाइमर में खुद से सॉल्व नहीं हुआ। सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, आपको ये मानना होगा, आपको हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा सोल्यूशन देखने से पहले। इस चीज़ पर मैंने इतना एम्फेसिस दिया है, ये अट्रैक्टिव नहीं है यार, ये ना मेहनत कराने वाला काम है, हार्डवर्क लगेगा यार, इतना मेहनत कौन करेगा यार, कुछ तो फैंसी बताओ जिसमें मज़ा आ जाए। भाई फैंसी कुछ नहीं है मेरे पास में, फैंसी चीज़ें कम है लेकिन इफेक्टिव चीज़ें ज़्यादा हैं। और अगर आपने ये कर लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंप्रूव करा यार, आप क्यों नहीं करोगे? आप में कोई प्रॉब्लम है क्या? आप क्यों नहीं सॉल्व कर पाओगे? आपकी एबिलिटीज़ क्यों नहीं डेवलप होंगी? वो नहीं होनी है, आपका एबिलिटीज़ डेवलप होंगी, कॉन्फिडेंस इतना गेन कर जाओगे कि कोई भी पजल आ जाए यार मुझे आता है, मैं तो सॉल्व कर लेता हूँ, तो फिर टाइमर के साथ भी सॉल्विंग होना स्टार्ट होगा विद प्रैक्टिस। एक एरर लॉग ज़रूर बनाना, बहुत डेप्थ में मत जाना, उसमें आइंस्टाइन मत बन जाना, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लेवल पे मत ले जाना। एक रफ सा सिनेरियो हो, आपने अगर कोई पजल रॉन्ग कर दिया या गलत सेलेक्ट कर लिया तो उसके पीछे का रीजनिंग क्या था, क्या आपको वो पजल कभी बहुत अलग सा कुछ आ गया, पता नहीं था आपको, कोई सिली मिस्टेक हो गया, पॉइंट आपने मिसरेड कर दिया, या टाइमर प्रेशर की वजह से वो चीज़ खराब हो गया, वो पजल्स के नोट्स बनाना स्टार्ट करना। वो एक्सेल में भी बना सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा डिजिटली कंफर्ट नहीं हो आप अपनी कॉपी पे भी बना सकते हो कि एक टेस्ट का नेम लिख दिया कि किस टेस्ट के पजल के बारे में बात हो रहा है, उसका पजल 1 अटेम्प्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, डिफिकल्टी लेवल अकॉर्डिंग टू यू क्या था क्या नहीं था। और उसके अलावा एलओडी वाइज कंपैरिजन भी आपको करना पड़ेगा कि क्या ये सेट आपको अटेम्प्ट करना भी चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। आपने गलत सेट के ऊपर हाथ डाल दिया, पेपर सिनेरियो में 500 सेट सॉल्व कोई भी नहीं कर रहा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 99.99 परसेंटाइल जिसका आया उसके 51 मार्क्स हैं, अराउंड 17 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस उसने नहीं करे, एक पजल पूरा नहीं करा है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट सारे पजल्स ना करके भी आपका काम चल जाएगा बहुत अच्छे लेवल पे। तो क्या वो पजल पिक करना भी चाहिए था या नहीं, ये फिगर आउट करना जरूरी है, सो दैट जब आप एनालिसिस के टाइम ये बात समझो तो नेक्स्ट पजल्स के अंदर आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाए ये टाइप के पजल्स आपको पिक करने चाहिए या नहीं। क्या वो पजल डिफिकल्ट था या फिर उसको ऊपर जो टाइम देना वो वर्थ था। अब जैसे कई बार 5 क्वेश्चन वाला पजल आ जाता है जिसके ऊपर आपको 15 मार्क्स मिल रहा है और 4 वाले पजल्स में आपको 12 मार्क्स मिल रहा है, तो आपको लगता है यार दोनों का डिफिकल्टी लेवल सेम है तो मैं 5 वाले पे हाथ डालता हूँ सो दैट 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मुझे मिल जाए। तो क्या वो वर्थ इट है? वो मार्क्स का रेशियो वो आपको डी कोड करना होगा एंड आगे बढ़ना होगा। और अपना जो और अटेम्प्ट ऑर्डर था, अब जैसे आपने पेपर के टाइम पर अटेम्प्ट करा, उसके बाद एनालिसिस के टाइम पर आपको एक नया ऑर्डर निकालना है कि अकॉर्डिंग टू यू डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से और आपकी सॉल्विंग एबिलिटीज़ के हिसाब से आपका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए था और एग्जाम में आपका करेक्ट ऑर्डर क्या रहा। देन आपका कंपेयर ऑर्डर वर्सेस आइडियल, जो आपके अकॉर्डिंग एनालिसिस का ऑर्डर है
और जो आपका एक्चुअल एग्जाम का ऑर्डर था उसके बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंस अगर आपने फिगर आउट कर लिया तो आपका पेपर सॉल्विंग टेक्निक बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप DLR में 98 परसेंटाइल प्लस पे ही रहोगे, उससे नीचे आने का स्कोप ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाएंगे आपके स्कोर्स। अब चलते हैं जी एरर लॉग और रीविजिट का सिनेरियो आपको कैसा रखना है। देखिए जी, एक सिंपल सा एरर लॉग आप ऐसा बना सकते हो, एक नोटबुक पे बना लेना, चाहे एक्सेल पे बना लेना। सेट का नेम विद टेस्ट नेम एंड क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन जो थे वो स्पेसिफिकली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। एरर टाइप क्या था, आपको सॉल्व करना ही नहीं आया, कुछ सिली मिस्टेक हो गया या मिसरीड कर दिया या टाइमर प्रेशर था। टेबल बना लेना, क्या आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, मे बी डिपेंडेंट अपॉन द डिफिकल्टी लेवल। रूट कॉज क्या था, आप कहाँ पर गलत हो गए, कहाँ पर मिस्टेक आपने कर दिया, एक छोटा सा रिमार्क आप उसके रिलेटेड लिखो सो दैट बाद में जो पजल्स को रिविजिट करने का सिनेरियो आए उसको आपको आइडिया लग जाए। अब रिविजिट का सिनेरियो क्या है ये भी समझ लो भाई। आफ्टर 1 वीक री अटेम्प्ट सेट्स यू कुड नॉट सॉल्व ड्यूरिंग एनालिसिस। आपने एनालिसिस करा, बहुत टाइम लगाया यार, मेरी तो जान निकल गई, मैंने सब कुछ अपना लगा दिया, फिर भी मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, तो आपका जो है 1 वीक के बाद में आपको दोबारा से उसको वापस आना है, वीकेंड पे वापस आओ, देखो कि क्या अब मैं उस पजल को सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर अब भी सॉल्व नहीं होता तो वीडियो सोल्यूशन से थोड़ा सा हिंट ले लो एंड उसके बाद में खुद से सॉल्विंग करने लग जाओ। एंड इस बार हिंट लेकर आपसे सॉल्विंग होना ही चाहिए, सेल्फ सॉल्विंग आपके लिए मैंडेटरी है। और आगे बढ़ते हैं, आपका कंप्लीट DLR चेकलिस्ट जो होगा, दोबारा से मेंशन कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, स्किम करिए पेपर को 2 to 3 मिनट्स में। स्टार्टिंग में ये 4 to 6 मिनट्स लेकर जा सकता है, बट हमारा टारगेट रहेगा इन द एंड 2 to 3 मिनट्स या 1 to 3 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन कितना लेंदी पेपर जो वो बना है। ईजी सेट को पिक करना है, 5 to 7 मिनट्स का रूल है जी। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आगे बढ़ोगे, अदरवाइज स्किप कर दोगे, यार नहीं बढ़ रहा कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। ईगो के चक्कर में फंसना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मैं तो सॉल्व करके ही रहूँगा, वो वाला एटीट्यूड हमें नहीं रखना है। आपको सेल्फ सॉल्व करना ही होगा हर बारी, आंसर्स चेक करने से पहले, सॉल्यूशन वीडियोस को चेक करने से पहले एक एरर लॉग आपको बनाना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा आइडियल और ऑर्डर जो आपने पिक करा और एनालिसिस के टाइम पर आपका ऑर्डर क्या था, और 1 to 2 वीक्स में आपको सेट्स को दोबारा से रिविजिट करना ही होगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाला सिस्टम को भाई साहब कंसिस्टेंटली फॉलो कर लो। अगर आप एक्चुअल में अपने DLR के अंदर मार्क्स लाना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आप DLR को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन भी बना लोगे, आपको अच्छा लगने लग जाएगा क्योंकि मार्क्स ला पाओगे। एंड ऑब्वियसली अगर मार्क्स आ पा रहे हैं तो आपका और ज़्यादा इसको करने का मन करेगा। अब मैं वापस चलना चाहता हूँ पुरानी जो मेरे पास में मैंने स्कोर कार्ड्स आपको शो कराए थे, उन स्कोर कार्ड्स के बारे में अगर बात करें, ये तो देखो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग परसेंटाइल्स वाले लोगों के स्कोर कार्ड्स हैं। थोड़ा सा नीचे वाले का मैं स्कोर कार्ड अगर आपको चेक कराऊँ, और नीचे चलते हैं, यहाँ तक आता हूँ, ध्यान से समझना। देखिए VARC सेक्शन में 28.64 है, 92.26 परसेंटाइल्स है, और किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर मैं VARC वाला सिनेरियो लेकर चलूँ, अब जैसे 98.85 परसेंटाइल्स है, 42.57 है, 99 वाला यहाँ पर कोई है, देखो एक बारी, 99 पॉइंट। अब 45 मार्क्स में आपका 99.33 परसेंटाइल्स बन रहा है, और मैंने जिनका स्कोर पिक करा था 12.24 पे 80 परसेंटाइल्स का सिनेरियो जो वो बन रहा है। अब बात यह है कि अगर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर VARC के लिए या क्वांट के लिए नहीं बन जाता तो VARC एंड क्वांट्स स्कोरिंग सेक्शंस हैं। स्कोरिंग सेक्शन एज एन ऐसा, VARC किसी का स्ट्रॉन्ग है ना तो भाई साहब वो 45 to 50 की रेंज में स्कोर ले आते हैं, बहुत ज़्यादा किसी का स्ट्रॉन्ग है ना 45 to 50 मार्क्स वो ले आते हैं। क्वांट अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है तो वो 50 प्लस मार्क्स ले आते हैं, और पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन गया तो वो 40 प्लस की रेंज में स्कोर्स जो वो ले आते हैं। DLR एक ऐसा सेक्शन है कि इसका रेंज बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत रेयर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 30 या 35 प्लस की रेंज में जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं जो थोड़ा अच्छा परसेंटाइल भी ला रहे होते हैं वो 18 to 30 की रेंज में लाई कर रहे होते हैं, 18 to 30 की रेंज में। तो DLR में बहुत बड़ा डिफरेंस आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो आपको अपना सेफ्टी मेंटेन करके चलना है कि भाई मेरा सेक्शनल कट ऑफ के कभी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और अगर मेरे दिन का पेपर है, जैसा मैंने प्रैक्टिस कर रखा है, मुझे सॉल्विंग आता है DLR को लेकर, मैं अच्छे लेवल पर सॉल्विंग करना जानता हूँ, तो अपनी स्ट्रेटजी लगाओ सो दैट DLR में आप अपना परसेंटाइल मैक्सिमाइज कर पाओ। एंड VARC एंड क्वांट्स में एक सेक्शन का और हेल्प मिल जाता है तो आप ऑटोमेटिकली बहुत अपना स्कोर बढ़ा दोगे। अब देखो एक सेक्शन में किसी का 99.80 स्कोर है 35 मार्क्स पे, और यहाँ पर 12.24 है, यहाँ पर 32.99 है, परसेंटाइल्स कम है, ओवरऑल परसेंटाइल उसका डोमिनेट कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 99.80 परसेंटाइल्स था। तो
तो एक सेक्शन में डोमिनेट करना हेल्प कर देता है बाकी दोनों सेक्शंस में अगर डोमिनेट आपने नहीं भी करा। अब यहाँ पे 99.33 है, यहाँ पर 99.06 है, यहाँ पर 89.96 है। अब एक डिफरेंस देखो, इंग्लिश में 45 पे 99.33 बन रहा है और यहाँ पर 35 पे ही 99.80 बन जा रहा है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा यार, इंग्लिश सेक्शन में स्कोर बढ़ाना ओवरऑल स्कोर बढ़ाने में बहुत हेल्प कर देता है। आपका इंग्लिश सेक्शन में 32.99 है, यहाँ पर 45.72 है। 13 मार्क्स आपने बढ़ा लिए सीधा सीधा, 13 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो गया। और परसेंटाइल कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया, 95.27 से 99.33 पे पहुंच गया। ऑन द अदर हैंड मैं क्वांट के बारे में बात करूं, 27.46 था उस बंदे का क्वांट में, और यहां पर आया उसका 35.01। कितने का डिफरेंस क्रिएट हुआ, अराउंड 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करने पे 8 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करने पे परसेंटाइल एक का कितना है 99.06 और इसका कितना है 99.80। बहुत बड़ा इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ परसेंटेज चेंज परसेंटाइल्स में नहीं आया, बट इंग्लिश में आ गया है। तो इंग्लिश में आप अगर अपना स्कोर बढ़ा पा रहे हैं तो ओवरऑल में आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो इंग्लिश सेक्शन पे क्वांट सेक्शन पे दोनों पे अपना काम करिए, क्योंकि डीएलआर का रेंज बढ़ाना मुश्किल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सिर्फ एक ही साल का पेपर डीएलआर का ऐसा आया है 2024 का, जहां पर आप डीएलआर के अंदर भी डिफरेंस क्रिएट कर पाए। अदरवाइज वीएआरसी एंड क्वांट्स ही डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर रहेंगे। और एक अलग वीडियो का टाइटल होगा, उसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। मैंने देखा है ज़्यादा लोग उसके बारे में बात नहीं करते हो, तो स्टूडेंट्स को आइडिया भी नहीं होता कि एज एन एस्पिरेंट अगर आपके कोई स्पेसिफिक अकैड्स हैं, आपका स्पेसिफिक कोई प्रोफाइल है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कुछ है, आपके पास एकेडमिक डाइवर्सिटी है या नहीं है, तो किस तरीके का पेपर आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ईजियर पेपर या मॉडरेट पेपर या डिफिकल्ट पेपर। आपका आईएम्स के चांसेस बढ़ेंगे या कम होंगे, वो किस पेपर, कैसा पेपर आएगा, कैसी प्रोफाइल पे, तो इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगा। बाकी एक बार आप इससे रिलेटेड कमेंट कर देना, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, अदरवाइज लाइव क्लास में किसी में डिस्कस कर लेंगे कि कैसी प्रोफाइल पे कैसा पेपर आने पे सिलेक्शन के चांसेस किस टाइप ऑफ स्टूडेंट के ज़्यादा होते हैं, एंड रॉ स्कोर और स्केल्ड स्कोर का गेम कैसा चलता है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्यूमुलेटिव स्कोर, कॉम्पोजिट स्कोर कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे कि एमबीए ओरिएंटेड आपको पूरा नॉलेज हो, कि आप पढ़ तो रही हो, साथ साथ ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपका सिलेक्शन जो है वो डिसाइड करेंगी, उसके बारे में भी अगर आपको नॉलेज मिल जाए तो आपके लिए अच्छा है भाई, और सुकून से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर करे। फिर भी अगर कुछ मेरे एंड से मिस हो गया हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड आई विल ट्राई टू कवर इट एज सून एज पॉसिबल। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू जी, बाय बाय।